हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो आज हम बात करेंगे जो आपका पेपर फर्स्ट है, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। इसकी यूनिट सेकंड में चैप्टर 9 है आपका, जिसमें भारतीय विचारक है। यूनिट सेकंड चैप्टर 9 जो भारतीय विचारक हैं महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, टैगोर, ये सब हैं और इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से आज हम पहले महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। ठीक है, आज हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज के लिए कॉमन टॉपिक है। तो पहले हम महात्मा गांधी का जीवन परिचय जान लेंगे, जीवन परिचय क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर गांधी जी का जीवन दर्शन पढ़ेंगे। जीवन दर्शन को पढ़ करके जिसमें हमारा सत्य, अहिंसा, निर्भयता, सत्याग्रह पढ़ेंगे। उसके बाद शिक्षा दर्शन, एजुकेशनल फिलॉसफी पढ़ेंगे और गांधी जी के शिक्षा दर्शन के आवश्यक तत्व क्या थे वो पढ़ेंगे। उसके बाद गांधी जी द्वारा शिक्षक के स्थान की कल्पना, शिक्षक का क्या स्थान होना चाहिए, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं गांधी जी द्वारा विद्यार्थी की क्या कल्पना है, इसको पढ़ेंगे। और इस प्रकार से गांधी जी का विद्यालय के संबंध में क्या विचार थे, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। बाकी इस चैप्टर का जो भी कुछ रहता है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। लेकिन क्लास आपके लिए बहुत अमेजिंग, बहुत हेल्पफुल, बहुत ही जो है लाभदायक होने वाली है। और चलिए शुरू करते हैं। गांधी जी का जीवन परिचय से पढ़ेंगे हम। जीवन परिचय पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए, क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा चैप्टर एकदम कंप्लीट हो जाएगा। और अब इसके बाद हम लोग फटाफट से गांधी जी पढ़ेंगे। गांधी जी के बाद नेक्स्ट क्लास जो भी कुछ बचा होगा वो आएगा इसमें। और उसके बाद फिर हमारे नेक्स्ट होंगे स्वामी विवेकानंद, फिर होंगे टैगोर, इस प्रकार से। चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। महात्मा गांधी का पूरा नाम आप सबको पता ही था, मोहनदास करमचंद गांधी था। इसमें कुछ खास समझाने वाली चीज है ही नहीं, तो फटाफट से पढ़ते हैं। जो मेन पॉइंट्स होंगे उनको रिमाइंड कर लेंगे, याद कर लेंगे। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत है पोरबंदर, वहां हुआ था। मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, इनके पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। कहाँ? राजकोट के दीवान थे। इनकी माता अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। माता के धार्मिक विचारों का गांधी जी पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। गांधी जी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए अपनी माता के धार्मिक विचारों से। 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा के साथ हुआ। उम्र कितनी थी गांधी जी की? 13 वर्ष। विवाह किनके साथ हुआ था? कस्तूरबा के साथ। प्रारंभ में गांधी जी साधारण कोटि के विद्यार्थी थे। सन 1887 ईस्वी में उन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की। किस सन में? 1887 में मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की। उसी वर्ष 4 सितंबर को उन्हें कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। 1887 में ही 4 सितंबर को इंग्लैंड भेजा गया कानून की पढ़ाई के लिए। इंग्लैंड में वे लगभग 4 वर्ष तक कानून के छात्र के रूप में रहे और 10 जून सन 1891 ईस्वी को बैरिस्टर बनकर के भारत वापस आए। ठीक है, इंग्लैंड में कब तक? 4 वर्ष तक कानून की पढ़ाई की। 10 जून 1891 को बैरिस्टर बनकर के भारत वापस आए थे। ठीक है, वे काठियावाड़ और बंबई में कुछ दिनों तक वकालत करते रहे, किंतु इस व्यवसाय में उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर क्या हुआ, अधिक सफलता नहीं मिली इस काम में। तो सन 1893 में ईस्वी में एक मुसलमान व्यापारी की ओर से एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। 1893 ईस्वी में एक मुसलमान व्यापारी की ओर से मुकदमे की पैरवी करनी थी, तो उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। यद्यपि गांधी जी वहां केवल 1 वर्ष के लिए गए थे 1 वर्ष के लिए, परंतु वहां पर अपने देशवासियों की दुर्दशा, दक्षिण अफ्रीका में अपने भारत के जो लोग थे उनकी दुर्दशा, उनके साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार उन्हें इतना विचलित कर दिया कि उनकी दशा को सुधारने, उनकी कंडीशन को ठीक करने और अंग्रेजों द्वारा उन पर होने वाला जो अत्याचार था उसके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए उन्हें 20 वर्ष तक उन्हें वहां रहना पड़ा गांधी जी को। ठीक है, चलिए
इस अवधि में उन्हें गुलामी के कष्टों और वर्ग भेद के जुल्मों का ठीक से अनुभव हुआ, कटु अनुभव हुआ। उन्हें दक्षिण अफ्रीका में रहकर स्वतंत्रता का असली मूल्य मालूम हुआ कि स्वतंत्रता होती क्या है, और वहीं पर भारत को स्वतंत्र कराने का दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब हम भारत को स्वतंत्र करा करके रहेंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अहिंसा रूपी आध्यात्मिक अस्त्र को अपनाया और जीवन भर इसी अस्त्र के सहारे बुराइयों और अत्याचारों के विरुद्ध लड़ते रहे। आगे बढ़ते हैं। सन 1914 में स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण वे भारत वापस आ गए। 1914 में स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण भारत वापस आ गए। 1915 में वह भारत के राजनीतिक क्षेत्र में कूद पड़े और ब्रिटिश शासन का विरोध किया। सन 1917 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? सन 1917 में। इस आश्रम का उद्देश्य हरिजन उद्धार, ग्रामोद्योग और अन्य सामाजिक सुधार तथा रचनात्मक कार्य करना था। सन 1921 में उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा योजना के संबंध में विचार प्रस्तुत किए। सन 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन काफी उग्र हो गया और ब्रिटिश सरकार को गांधी जी के साथ समझौता करना पड़ा। यह समझौता 6 मार्च सन 1931 को हुआ, जो गांधी इरविन समझौता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस समझौते के बावजूद अंग्रेजों ने अपनी दमनात्मक नीति को नहीं छोड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की आग भड़क उठी। कब? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की आग भड़क उठी। देश में क्रांति हुई। महात्मा गांधी सहित तमाम स्वतंत्रता सेनानी जेल में बंद कर दिए गए। धीरे परिस्थितियों में कुछ सुधार आया और सन 1944 में सभी को जेल से मुक्त कर दिया गया। 42 में क्या हुआ? आग भड़की, सबको जेल में बंद कर दिया गया। फिर धीरे धीरे कंडीशन में कुछ सुधार आया। 1944 में सभी को जेल से मुक्त कर दिया गया। 15 अगस्त सन 1947 के दिन भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई। स्वतंत्रता के साथ ही साथ देश का विभाजन भी हुआ। सांप्रदायिक झगड़े उठ खड़े हुए। इन झगड़ों को शांत करने के लिए गांधी जी ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उनकी सांप्रदायिक नीति से असंतुष्ट होकर एक संकीर्ण मन वाले युवक नाथूराम गोडसे ने शुक्रवार के दिन 30 जनवरी सन 1948 को उन्हें अपनी गोली का शिकार बना दिया। उसी क्षण क्या हुआ? विश्व की यह महान विभूति और मानवता और स्वतंत्रता का अमर पुजारी हमारे बीच उठ करके चला गया। तो यह था कुछ गांधी जी का जीवन परिचय, जिन्हें आप एक बार और देखेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। गांधी जी का जीवन दर्शन पर एक बार थोड़ी नजर डालते हैं। गांधी जी आदर्शवादी और प्रयोजनवादी दोनों ही थे। क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा सकता है, गांधी जी आदर्शवादी थे या प्रयोजनवादी? गांधी जी दोनों थे, गांधी जी कुछ भी नहीं थे। तो गांधी जी आदर्शवादी और प्रयोजनवादी दोनों ही थे। उनकी धर्म में बहुत आस्था थी। वे भगवान, आत्मा, मानवीय और सामाजिक मूल्यों तथा समानता और भाईचारे एवं मानववाद में विश्वास रखते थे। वे चरित्र निर्माण, सहयोग, एकता, सादगी, उच्च विचार, सत्य, प्रेम और राष्ट्रीय उत्थान पर निरंतर बल देते थे। उनके दर्शन के 4 स्तंभ थे। क्या? सत्य, अहिंसा, निर्भयता और सत्याग्रह। इनको जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा सत्य, अहिंसा, निर्भयता, सत्याग्रह। सत्य सर्वोच्च मानव मूल्य का मनसा, वाचा, कर्मणा, इन सब का पालन करना। अहिंसा का मतलब हिंसा का सहारा नहीं लेना है। निर्भयता दमन के विरुद्ध आवाज उठाना। सत्याग्रह में सत्य का दृढ़तापूर्वक पालन करके अहिंसात्मक ढंग से अपनी मांगों को पूरा करवाना। ठीक है, इनको एक एक करके जानते हैं फटाफट से। सत्य, गांधी के जीवन दर्शन में सत्य का सर्वश्रेष्ठ स्थान था। गांधी जी की मान्यता थी कि व्यक्ति के विचार, वाणी और कार्य सत्य के प्रतीक होने चाहिए, अर्थात उसे हर पल स्वयं को सत्य के घेरे में केंद्रित करना चाहिए।
कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना है। उनकी मान्यता थी कि सत्य व्यक्ति को अनेक समस्याओं से बचाता है। कुछ समय के लिए कठिनाई हो सकती है, समस्या उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आप फिर जो उसके बाद क्या होगा कि आप अगर सत्य का सहारा आपने लिया है तो जरूर ही अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे और व्यक्ति में आत्मविश्वास भी जागृत होता है। उन्होंने सत्य को ही पूजा और ईश्वर के रूप में स्वीकार किया। आगे बढ़ते हैं। सत्य के बाद नेक्स्ट अहिंसा की बात करते हैं। देखिए, सत्य के समान ही गांधी जी अहिंसा की अवधारणा को महत्वपूर्ण मानते हैं। उन्होंने कहा कि अहिंसा परम श्रेष्ठ धर्म है। अहिंसा पशुबल से अनेक अर्थों में उच्च है। अहिंसा परम प्रेम और श्रद्धा पर निर्भर है। अहिंसा से त्याग वृत्ति आती है। अहिंसा आध्यात्मिक अस्त्र है और अहिंसा के लिए सदाचरण एवं आत्मा पर नियंत्रण आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट वन, निर्भयता यानी कि फियरलेसनेस। गांधी के जीवन दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है निर्भयता। गांधी जी के अनुसार निर्भयता का मतलब है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति निर्भीकता के साथ बिना डरे बिना रुके काम कर सके और किसी भी विपत्ति के आने पर निर्भीकता के साथ उसका अनुपालन करे। आगे बढ़ते हैं, सत्याग्रह को पढ़ते हैं। गांधी के जीवन दर्शन का एक पक्ष था उनका सत्य के लिए आग्रह अर्थात सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब होता है जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति सत्य की दिशा में किए गए निर्णय पर अडिग रह सके, उस पर जुटा रहे। जो व्यक्ति सत्य पर अडिग रहता है वह जीवन में सफलता की ओर उन्मुख होता है। जो सत्य पर जुटा रहता है वह हमेशा ही जो है ठीक रास्ते पर चल पाता है। उन्होंने सत्याग्रह के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है, सत्य का अर्थ है झूठ के परे और सत्याग्रह का अर्थ है सत्य का बल यानी कि दृढ़ अवलंबन। चलिए, ये था गांधी जी का जीवन दर्शन। अब देखिए शिक्षा दर्शन के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत इजी, बहुत आसान लैंग्वेज है, आसानी से पढ़ सकते हैं। शिक्षा दर्शन। गांधी जी ने राजनीति, समाज सुधार, सत्य और अहिंसा के क्षेत्रों में बहुत महान सफलताएं प्राप्त की। इनके कारण शिक्षा सिद्धांत और व्यवहार को दी जाने वाली उनकी देन बहुत ही कम याद आती है। वास्तव में शैक्षिक विचारों में उनका स्थान बहुत श्रेष्ठ है। गांधी जी ने अपने जीवन के प्रारंभ में ही यह अनुभव कर लिया था कि सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, नैतिक प्रगति का आधार शिक्षा है। शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर अब व्यक्ति शिक्षित है तो वह सामाजिक तरीके से समाज को आगे बढ़ा सकता है, राजनीति को आगे बढ़ा सकता है, आर्थिक, नैतिक हर तरीके से सर्वांगीण विकास कर सकता है। डॉक्टर एम.एस. पटेल का कथन है, गांधी जी ने उन महान शिक्षकों और उपदेशकों की गौरवपूर्ण मंडली में स्थान प्राप्त किया है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को नवज्योति दी है। वहीं पर ग्रीन का कथन था कि पेस्टोलॉजी आधुनिक शिक्षा सिद्धांत और व्यवहार का प्रारंभिक बिंदु था। जहां तक पाश्चात्य शिक्षा का संबंध है यह बात सत्य हो सकती है। गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों का निष्पक्ष अध्ययन सिद्ध करता है कि वे धर्म में शिक्षा संबंध और व्यवहार के प्रारंभिक बिंदु हैं। यह था गांधी जी का शिक्षा दर्शन। अब देखिए गांधी जी के शिक्षा दर्शन के कुछ आवश्यक तत्व को हम पढ़ लेते हैं। देखिए, गांधी जी के शिक्षा दर्शन पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर एम.एस. पटेल ने लिखा है, गांधी जी ने उन महान शिक्षकों एवं उपदेशकों की गौरवपूर्ण मंडली में अनोखा स्थान प्राप्त किया जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को एक नई ज्योति प्रदान की है ना। गांधी जी के शिक्षा दर्शन के आधार पर हम जिन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्राप्त करते हैं वो क्या है? देखिए, गांधी जी शिक्षा द्वारा व्यक्ति के मन, शरीर, आत्मा का पूर्ण विकास करना आवश्यक समझते थे। गांधी जी कहते थे कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के मन, शरीर, आत्मा का पूर्ण विकास हो सकता है। नेक्स्ट वन, गांधी जी ने उस शिक्षा को अच्छा बताया जो हमें सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक क्षमता भी दे सके। वह यह भी मानते थे कि शिक्षा अक्षर ज्ञान नहीं है, केवल अक्षर का ज्ञान कर लेना ही शिक्षा नहीं है, बल्कि व्यवहार का परिमार्जन करने की एक प्रक्रिया है।
शिक्षा के द्वारा उत्तम नागरिकों का निर्माण होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा से बालक जल्दी सीखता है। गांधी जी ने इस बात पर भी बल दिया है कि संपूर्ण भारत में 7 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। 7 से 14 वर्ष तक की आयु के लिए जो बच्चे हों उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। 7th वन, शिक्षा का संबंध जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से होना चाहिए। शिक्षा सत्य व अहिंसा के मूल्यों को विकसित करने में सहायक होनी चाहिए। शिक्षा के द्वारा बालक में आर्थिक क्षमता, उत्पादक क्षमता का विकास किया जाना चाहिए। देखिए 10 नंबर, शिक्षा के द्वारा बालक की क्षमताओं का पूर्ण रूप से विकास किया जाना चाहिए। शिक्षा के द्वारा ही हम बालक का पूर्ण रूप से विकास कर सकते हैं। शिक्षा योजना में कम से कम मैट्रिकुलेशन तक अंग्रेजी पढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए, ये थे गांधी जी के कुछ शिक्षा दर्शन के आवश्यक तत्व। अब आगे बढ़ते हैं कि गांधी जी द्वारा शिक्षक के स्थान की कल्पना क्या होती है। देखिए, प्लेस ऑफ टीचर अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी ने अपनी शिक्षा योजना में शिक्षक की जो स्थिति बताई है वह अन्य दार्शनिक से अलग है। वह शिक्षक को छात्रों के मित्र, पथ प्रदर्शक व सहायक मानते। गांधी जी कहते हैं कि जो शिक्षक है वह छात्रों का मित्र है, उनका पथ प्रदर्शक है, रास्ता दिखाने वाला है और उनकी हेल्प करने वाला है। उन्होंने शिक्षक के व्यक्तित्व के अंतर्गत निम्न गुणों की कल्पना की है। जैसे शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को अगर अपने विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो वो बच्चों को कहाँ से ज्ञान दे पाएंगे, जिससे वह अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सके। शिक्षक को छात्रों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं से पूर्णतया परिचित होना चाहिए। उनका समाधान धैर्य के साथ करना चाहिए। शिक्षक के द्वारा छात्रों को स्व अध्ययन के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि बालक खुद अध्ययन कर सके और करके सीख सके। शिक्षक के ऊपर छात्रों को इतना विश्वास होना चाहिए कि वह उसके समक्ष स्वयं की स्वतंत्रता अभिव्यक्त कर सके। छात्रों को शिक्षक के ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि वह शिक्षक के सामने अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर सकें। ऐसा ना लगे कि विद्यालय जाते समय हम एक जेल में जा रहे हैं, सुबह 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक हम बंद रहेंगे, है ना। बच्चे को स्कूल जाते समय एक खुशी होनी चाहिए अंदर से। शिक्षक की कार्यप्रणाली व व्यवहार चारित्रिक और नैतिक गुणों की परिधि में होना चाहिए। शिक्षक को अपने छात्रों के व्यक्तित्व के सभी गुणों की जानकारी हो, साथ ही साथ छात्रों की कमियों का भी ज्ञान होना चाहिए कि किस छात्र में क्या कमी है, जिससे वह उन्हें उचित मार्गनिर्देशन दे सके। छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर शिक्षक के द्वारा दिए जाने चाहिए, जिससे छात्रों की जिज्ञासा को संतुष्टि हो सके और वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ सकने के लिए प्रेरित हो। गांधी जी कहीं कहीं विचारों में प्रकृतिवाद को भी बल देते थे, तो कहीं कहीं उनके विचारों में आदर्शवाद भी देखने को मिलता है। छात्र के स्थान के संबंध में गांधी जी के विचार निम्नलिखित हैं। जैसे विद्यार्थी को ब्रह्मचारी होना चाहिए, जिससे वह नियम, संयम और सदाचार रह करके अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सके। उनका मानना था कि छात्र के अंतर्गत शारीरिक बल, आत्मबल, चरित्र बल और बुद्धि बल होना आवश्यक है। छात्र को इन सभी के विकास की ओर उन्मुख होना चाहिए। शिक्षा के द्वारा छात्र की व्यक्तित्व का यथासंभव विकास होना चाहिए। इसी कारण छात्र को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ना उचित है, परंतु स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता कदापि नहीं है। छात्र को अनुशासित, विनयी, देश सेवी, त्यागी, शांत और सहिष्णु के रूप में कल्पना करते हैं। छात्र को कैसा होना चाहिए? अनुशासित होना चाहिए, विनयी होना चाहिए, देश के प्रति सेवा भाव होना चाहिए, इसको त्यागी होना चाहिए, शांत होना चाहिए। शिक्षा के द्वारा छात्र को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाया जाना चाहिए। शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी को इतना जागरूक बनाया जाना चाहिए कि वह अपने अंतःभ्रम की खोज कर सके। तो ये थी गांधी जी द्वारा शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी की कल्पना। इसके बाद एक क्लास और होगी जिसमें हम गांधी जी से रिलेटेड और जो टॉपिक है वो क्लियर करेंगे। तो गांधी जी से रिलेटेड 2 क्लासेज आपकी हो जाएंगी। इसके बाद हम टैगोर पढ़ेंगे या स्वामी विवेकानंद पढ़ेंगे, दोनों को ही पढ़ना है फिलहाल। विद्यालय के संबंध में गांधी जी के
विचार प्रयोजनवादी विचारधारा से मिलते जुलते हैं। वह विद्यालय को बालक के सर्वांगीण विकास हेतु सामुदायिक जीवन का केंद्र बनाना चाहते थे। अर्थात वह विद्यालय को एक लघु समुदाय का रूप देना चाहते थे, एक छोटा समुदाय जहां पर बालकों की व्यक्तिगता की संरक्षण की जाए, साथ ही साथ उन्हें सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने के समुचित अवसर मिल सके। इसके साथ ही साथ वह यह भी मानते थे विद्यालय वे कारखाने हैं जो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए छात्र रूपी कच्चा माल तैयार करते हैं। क्या कहते थे गांधी जी? विद्यालय वे कारखाने हैं जो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो छात्र रूपी कच्चा माल है वो तैयार किया जाता है और यह छात्र समाज में जाकर के हस्तकला का विकास करता है। विद्यालय की संरचना की बात करते समय गांधी जी ने यह विचार कभी व्यक्त नहीं किए कि विद्यालय भवन सुंदर या प्रकृति की गोद में हो, बल्कि उन्होंने इस बात पर सदैव बल दिया कि विद्यालय का वातावरण चरित्रवान अध्यापकों का परिचायक होना चाहिए। साथ ही विद्यालय परिवेश में छात्रों के सर्वांगीण विकास पर पूर्ण रूप से बल देना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही और आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम लोग स्वामी विवेकानंद और टैगोर जी को पढ़ेंगे। हमारा जो दूसरा चैनल है, आपने हमें अगर अभी तक वहाँ फॉलो ना किया हो तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी रही जरूर बताएं।